वेलकम बैक टू द लेक्चर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पेंडुलम की बात करने जा रहे हैं, जिस तरह के ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, वो है सिंपल पेंडुलम। ओके। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पेंडुलम्स की बात की थी, कुछ पेंडुलम्स वो जो ऑसिलेटरी मोशन बॉडीज की बात की थी, जैसे स्प्रिंग टॉर्सनल पेंडुलम की। और आज हम बात करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम की। ओके। यस। सिंपल पेंडुलम को अगर मैं डिफाइन करता हूँ, अगर मैं अगर आपको इसका फिगर दिखाऊं तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये बॉब हो गया। ओके। और ये इस तरह से यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। ओके। एक बार इधर जाता है, फिर ये वापस आता है। दिस इज द ट्रू टू एंड फ्रो मोशन। ओके। ये वो पाइवोटेड पॉइंट है जहां से हिंजेस है, हिंजेस लगे हुए हैं, और ये लटका हुआ है। ओके। तो लेट्स से इस बॉब का मास m है। ओके। तो जब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जो इसको रिस्टोर करेगा। दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस। ओके। लेट्स से अभी रिस्टोरिंग फोर्स की बात नहीं करते, तो ये mg हो गया। अब इस mg को हम दो इक्विवेलेंट पार्ट्स में तोड़ देते हैं। ओके। तो ये थीटा अगर एंगल पे गया है मान लीजिए, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके। अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये टर्म हो जाएगा mg sin थीटा। और t लेट से t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम में इस पोजीशन को रखूं, मतलब सारे इक्वेशन ऑफ मोशंस को इक्वेट करूं, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, ये टेंशन, इस टेंशन को बैलेंस किया जा रहा है mg cos थीटा से। टेंशन इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा। क्योंकि mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट में कोई फोर्स नहीं है, इसकी वजह से पेंडुलम वापस अपने पोजीशन पे आने के लिए इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए कोई और फोर्स नहीं है। तो जो फोर्स इसमें लगेगा वो हो जाएगा माइनस mg sin थीटा। माइनस साइन हमने यहाँ लगाया है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इधर है और पार्टिकल उधर कंप्लीटली डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन एक लगा हुआ है। ठीक है। थीटा इंक्रीमेंट की डायरेक्शन में। ओके। यस। तो अगर मैं f को और भी एक्सपेंड कर दूं तो हो जाएगा m d2। लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेट्स से वो x हुआ है। ओके। ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो m2 d2x/dt² is equal to minus mg sin theta. Okay. So as theta tends to zero, this implies sin theta tends to theta. इस बात को याद रखिएगा, ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। थीटा जितना स्मॉल होगा, साइन थीटा की वैल्यू उतनी थीटा की तरफ टेंड करती चली जाती है। तो इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ m d2x/dt² plus mg theta is equal to 0. This implies d2x/dt² plus g theta is equal to 0. ओके। एक फॉर्मूला आप सबको पता होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है। यहाँ पे एंगल थीटा है। लेट्स से पेंडुलम का लेंथ है एल। ओके। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज एल। तो आर्क कितना हो गया, आर्क हो गया आपका एक्स, और रेडियस हो गया एल। तो मैं थीटा की जगह यहाँ पुट कर सकता हूँ एक्स बाई एल। ओके। याद रखिएगा ये मैंने क्या किया, ये पूरा पेंडुलम है, ये इसका आर्क है, और इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने माना है एक्स, और ये इसका रेडियस है जितना लेंथ ऑफ पेंडुलम है, और ये हो गया एंगल। ओके। तो अगर मैं इसी को जगह लिखूं तो जाएगा d2x/dt² plus gx/l is equal to 0. This implies d2x/dt² plus omega square x is equal to 0. ओके। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बन के आ गया। देखिए ये भी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन ऑफ मोशन बना है। अगर मैं दोनों, अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, अगर मैं कंपेयर कर किया हूँ पुरानी इक्वेशन से, अगर कंपेयर कर ओमेगा की वैल्यू ही कंपेयर कर दूं मैं, तो ओमेगा की वैल्यू मुझे कितनी मिली, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मुझे मिली √g/l। ओके। ओमेगा की वैल्यू ऐसे अगर √g/l मुझको मिल गई, इसका भी सोल्यूशन सिमिलरली प्रीवियस की तरह कॉस के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ओके। ओके। कॉस के फॉर्म में इसके भी सोल्यूशन को आप लिख सकते हैं, आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ओके। अगर यहीं पे मैं जो स्प्रिंग सिस्टम की बात पिछली बार मैंने की थी, उसी स्प्रिंग सिस्टम को अगर मैं थोड़ा सा और इवॉल्व कर दूं। ओके। पहले इस बात को क्लियर करते हैं। ओमेगा की वैल्यू है √g/l। ओके। और ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को आप फर्दर सॉल्व कीजिए और इसके सॉल्यूशंस निकालिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। ओके। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। इसमें मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए एक एक्स्ट्रा चीज को इंक्लूड करता हूँ,
कि स्प्रिंग सिस्टम इन अ रेजिस्टिव मीडियम। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा। हमारा एक स्प्रिंग तो जैसे नॉर्मली पहले लेक्चर में था वैसा ही रहेगा। ओके, बस इस स्प्रिंग को मैं किसी एक मीडियम से अटैच कर दिया हूँ, किसी लिक्विड मीडियम से अटैच कर दिया हूँ, जिसकी वजह से इस स्प्रिंग के मोशन में कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। ओके, ये स्प्रिंग पहले जितना अच्छे से मोशन नहीं कर पाएगा। ओके, इस कंडीशन में इसका मास m और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। जब ये मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, पहले कितना होता था माइनस के एक्स, लेकिन इस कंडीशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स ये अप्लाई करेगा, ये अप्लाई करेगा माइनस के एक्स माइनस बी वी एक्स। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इसकी वेलोसिटी पे। जितनी तेजी से ये वापस आने की कोशिश करेगा उतनी ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स इस पे अप्लाई होगा। जितना कम ये, इस बात को याद रखिएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एक्स है, माइनस वी एक्स एक्चुअली। मीन्स जितनी तेजी से ये वापस आने की कोशिश करेगा, रेजिस्टिव फोर्स उतनी ही तेजी से इस पे अपोजिट डायरेक्शन लगेगी। ये एफ यहाँ पे जो डिनोट किया हूं, दिस इज द रेजिस्टिव फोर्स। ओके, तो इस रेजिस्टिव फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ही मैंने माइनस बी वी एक्स लगाया है। ओके, अब इसको आप सिमिलरली प्रीवियस चीजों की तरह सॉल्व कीजिए। एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स माइनस बी वी एक्स। तो मैं यहाँ डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को लिख सकता हूँ माइनस के बाई एम एक्स माइनस बी बाई एम वी एक्स। ओके, तो हमारा जो अल्टीमेट इक्वेशन बनेगा वो बनेगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम वी एक्स प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये एक डैम्प्ड ऑस्किलेशन का मोशन कहलाता है। डैम्प्ड ऑस्किलेशन का मोशन मतलब रेजिस्टिव मीडियम की वजह से, इससे पहले जो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर्स हमने पढ़े हैं उसमें वो मूव करेंगे लेकिन उनकी एम्पलीट्यूड डिक्रीमेंट नहीं होगा, वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से मूव करेंगे। ये जो है इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, पहले इसका सोल्यूशन मैं लिखता हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका सोल्यूशन जो आपको मिलेगा वो होगा एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एम e to the power minus t by tau, ओके, cos ओमेगा t प्लस 5। ये होगा इसका सोल्यूशन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एक एक्स्ट्रा टर्म है जो डिक्रीज करेगा एम्पलीट्यूड को। ओके, जहां पे ये टाउ क्या है, टाउ है आपका डैम्पिंग टाइम कांस्टेंट। टी टू नॉर्मल टाइम इंटरवल है। ओके, डैम्पिंग टाइम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। ओके, अभी फर्दर थोड़े से बात करें, थोड़ी देर में आपकी इसकी वैल्यू बताऊंगा। ओके, अब ये टोटल कॉन्सेप्ट है डैम्पिंग ऑसिलेशन का। तो अगर मैं एक प्लॉट करना चाहूँ तो ये प्लॉट कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं एक प्लॉट आपको यहाँ दिखाऊं तो, ओके, सॉरी, ओके, ये एम्पलीट्यूड एक्स टी टाइम के बीच का प्लॉट है। ओके, तो सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा रहेगा, फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू कर देगा बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग फैक्टर। ओके, उस डैम्पिंग फैक्टर की वजह से ये धीरे से डिक्रीज करते करते जाके, तो ये इस इक्वेशन का प्लॉट है। मींस प्लॉट मींस ये डैम्पिंग ऑसिलेशन का प्लॉट है। ये धीरे धीरे डैम्प, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होगा, डिक्रीज होते हुए धीरे जाके ये रुक जाएगा। ओके, यस। सो मैं यहाँ पे अगर टाउ की मैं बताता हूँ आपको टाउ का डेफिनेशन। टाउ का एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर मैं यहाँ बताऊँ तो टाउ इज इक्वल टू होता है बी बाई टू एम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टाउ की वैल्यू आपको इतनी मिलेगी, और ओमेगा की वैल्यू तो आपको पता ही है, ओमेगा की वैल्यू रूट के बाई एम। ओके, बिल्कुल पिछली गाली की तरह। नाउ जो इक्वेशन हमने लिखा है वो है एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एम e to the power माइनस टी बाई टाउ कॉस ओमेगा टी प्लस 5। सो अगर t इज इक्वल टू टाउ हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स टी इज इक्वल टू 1 बाई ई टाइम्स ऑफ एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5, राइट। ये हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो ये वो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस है जिसपे जो
डैम्पिंग ऑस्किलेशन है वो 1/e टाइम्स हो जाएगा नॉन डैम्प्ड ऑस्किलेशन के, जब t इज इक्वल टू टाउ हो जाए। ओके, इस कंडीशन में इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। ओके, तो ऐसे कंडीशन में जो हम लोग xt को फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअली जो ये मैंने ओमेगा टी यहाँ बताया, ये ओमेगा टी आपका बाकी कंडीशंस में मतलब नॉन डैम्प्ड कंडीशन में है। लेकिन जब डैम्प्ड कंडीशन की बात करते हैं तो यही ओमेगा डैश थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओमेगा डैश क्या हो जाता है? ओमेगा डैश चेंज होकर आपका हो जाता है रूट के बाई एम माइनस बी बाई टू एम होल स्क्वायर। मैंने इसको ओमेगा डैश से इसलिए नोट किया है, तो आप जितने भी डैम्प्ड ऑस्किलेशन की क्वेश्चन है उनको ओमेगा डैश से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा डैश में डिफरेंस है। ओमेगा इज फॉर नॉन डैम्प्ड ऑस्किलेशन, दिस इज फॉर नॉन डैम्प्ड ऑस्किलेशन, एंड दिस ओमेगा इज फॉर डैम्प्ड ऑस्किलेशन। तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ ये याद रखिएगा मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बस एक रेजिस्टिव मीडियम को यहाँ अप्लाई कर दिया और जिसका एक कांस्टेंट बी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। ओके, अगर मैं इन कांस्टेंट्स के नाम लिखूं तो बी इज कॉल्ड एज डैम्पिंग कांस्टेंट, and K is called as spring constant. Okay, then damping constant and spring constant, two constants are there. Okay, तो ये हो गया आपका xt इक्वेशन, ये हो गया आपका xt। ओके, और ये हो गया ओमेगा डैश, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो ये ओमेगा डैश देखिए बी पे डिपेंड कर रहा है, कितना ज्यादा डैम्पिंग है वहां पे। बी का मतलब सिर्फ ये बताता है कितनी ज्यादा डैम्पिंग है, कितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी है वहां पे। ओके। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। अगर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बाकी कुछ एक दो पेंडुलम्स की और बातें करेंगे, जैसे कि कंपाउंड पेंडुलम की बातें करेंगे हम। ओके, कंपाउंड पेंडुलम उसको फिजिकल पेंडुलम भी कहा जाता है, हम लोग उसकी बातें अगले लेक्चर में करेंगे। ओके। ओके, थैंक यू।